हेलो गाइस, कैसे हो। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2, जो कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर है। उसकी हिंदी अनुवाद करना चाहते हैं हम चैप्टर 2 का, मेजर अप्रोच टू मॉडर्न हिस्ट्री। जो अप्रोच दिए गए हैं जैसे आधुनिक भारत इतिहास लेखन के प्रमुख उपकरण। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी। इतिहास लेखन को क्या कहते हैं? हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। इतिहास की ऐतिहासिक व्याख्या या एक आस्था एवं मान्यता के माध्यम के इतिहास का विश्लेषण या इतिहास को मात्र घटनाओं के वर्णन के तौर पर देखने की बजाय इतिहास के बौद्धिक संदर्भ को मान्यता प्रदान करता है। बेहतर अध्ययन व समझ हेतु आधुनिक भारत के इतिहास को इतिहास लेखन के 4 उपगमों, उपनिवेशक या साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, उपाश्रित, अधिनिष्ठ के तहत व्यापक रूप से पढ़ा जा सकता है। जो अपना देश है हमारा, उसमें जो शासन हुए हैं, साम्राज्य हैं, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, उपाश्रित, अधिनिष्ठ, इस तरह से 4 भागों में उपगमों को इतिहास लेखन के 4 उपगमों को बांटा गया है। हालांकि इतिहास लेखन के अन्य उपगम संप्रदायवादी, कैम्ब्रिज, उदारवादी, नव उदारवादी और नारीवादी भी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 4 हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉनिकल अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच, मैक्रिस्ट अप्रोच और सबल्टन अप्रोच कहते हैं। जो आगे 4 है, कॉनिकल अप्रोच है, कंपैरेटिव स्कूल अप्रोच है, लिबरल और नॉन लिबरल अप्रोच है, फेमिनिस्ट अप्रोच है। जो नारीवादी अप्रोच है, भारत में नारीवादी उपगम ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो मेंस में नारीवादी उपगम के ऊपर पूछे गए हैं, फेमिनिस्ट अप्रोच के ऊपर, संप्रदायवादी उपगम। मतलब इनमें से क्वेश्चन एक ना एक तो फंसता ही है, बेशक 2 नंबर का फंसे, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इस चैप्टर को। औपनिवेशिक उपगम। औपनिवेशिक उपगम यह इतिहास लेखन का प्रयोग 2 अर्थों के किया जा रहा है। एक उपनिवेश देशों के इतिहास से संबंधित है, जबकि दूसरा देश कार्यों को संदर्भ करता है। ये उपगम है, एक तो देश के इतिहास से संबंधित है, जो हमारा देश है उसके इतिहास से संबंधित है। दूसरा उसके कार्यों से, जो प्रभुत्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित थे। आज के अधिकतर इतिहासकारों ने औपनिवेश उपगम के दूसरे अर्थ के दृष्टिगत लेखन इतिहास लेखन किया है। वास्तव में औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा उपनिवेशकों के देशों के बारे में किया गया लेखन कार्य प्रभुत्व की इच्छा एक औपनिवेशिक शासन के औचित्य के संदर्भ में था। अंत ऐसे अधिकांश ऐतिहासिक लेखन में पश्चिमी संस्कृति एवं मूल्यों के प्रशंसा तथा व्यक्तियों की महिमा मंडन किया गया है, जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया था। औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके महिमा मंडन, पश्चिमी संस्कृति एवं मूल्यों की प्रशंसा तथा व्यक्तियों की महिमा मंडन किया गया है। जैसे जेम्स मिल, मतलब जो विदेशी आए इतिहासकार, उनने अपने शासन की प्रशंसा की, अपने साम्राज्य और जो दूसरे व्यक्तियों की उन्होंने निरादर किया। भारत का इतिहास औपनिवेशिक उपगम के उचित उदाहरण है। जो भारत का इतिहास है वो औपनिवेशिक उपगम का उचित कॉनिकल अप्रोच का अच्छा उदाहरण है। जिस प्रकार के भारत वर्ण में भारत को अवरुद्ध समाज, पिछड़ी सभ्यता, सांस्कृतिक रूप से निकृष्ट दिखाया गया, जबकि ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता एवं उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में महिमामंडित किया है। आपको पता है कि हमारा देश गुलाम हुआ था ब्रिटेन के जरिए, तो ब्रिटेन के जितने भी इतिहासकार हैं, जनरली बात है वो तो, कि भारत को एक अवरुद्ध समाज, पिछड़ी सभ्यता, संस्कृति के रूप में दिखाएंगे, और ब्रिटेन के समाज को उत्कृष्ट सभ्यता, अच्छे संस्कार, उन्नत विज्ञान वाले, प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में महिमामंडित करेंगे। हालांकि सभी ब्रिटिश ऐतिहासिक लेखनों एक समान रूप से उपनिवेश मानना सही नहीं है, लेकिन एक लगन से सॉरी सभी लेखकों, इतिहासकारों को एक समान रूप में उपनिवेश मानना सही नहीं। पेज नंबर 16। हाल के वर्षों में भारत के इतिहास का सृजन बेहद तीव्र हो गया है तथा इसकी व्याख्या का आह्वान किया जा सकता है। इनके 2 तरफा कारण है। भारतीय परिवेश में होती परिवर्तनों के तथ्यों को पुनः व्याख्या की अवस्था है, और भारतीय इतिहास के जरूरी तथ्यों के बारे में इतिहासकारों को दृष्टिकोण में होने परिवर्तन है। ये बोला था आपके पर्शिवल स्पीयर ने। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा था, किसने, कौन से इतिहासकार ने इसका वर्णन किया था। क्योंकि 9वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उपनिवेशिक संप्रदाय के तहत विभिन्न उपगम एवं व्याख्या रूपरेखाएं विकसित हुई हैं। सारकावृत रूप से उपनिवेशिक उपगम, संस्कृत उपगम अधिगत करने और भारत का ब्रिटिश शासन के पौधे के रूप में इतिहास का औचित्य प्रदान करने हेतु विचारधारा प्रयास का एक भाग है। राष्ट्रवादी उपगम। राष्ट्रवादी उपगम का विकास औपनिवेशिक उपगम के सामना करने प्रस्तुत के रूप में हुआ है। यह भारतीय और उनके ऐतिहासिक अभिलेखों के औपनिवेशिक झूठी निंदा के प्रमुख राष्ट्रीय सम्मान के निर्माण का एक प्रयास था। इस उपगम के इतिहासकारों ने मौजूद ऐतिहासिक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरणों की अत्यस्तता की सिद्ध करने का प्रयास किया। भारतीय इतिहास के राष्ट्रीय उपगम को ऐसे उपगम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को भरने योगदान दिया। धार्मिक, जाति, भाषावादी विभाग के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया। राष्ट्रवादी उपगम मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन एवं मध्यकालीन युग का वर्णन करता है, जो स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि 1947 में पूर्व आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार का कोई संप्रदाय मौजूद नहीं था, स्कूल मौजूद नहीं था। दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनावत, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्त, के.टी. तिलक, जी.के. गोखले, ए.डी.आई. वाचा जैसे गैर अकादमिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा 9वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेश विस्तृत करने की आलोचना की गई। श्री अरबिंदो के करीबी सहयोगी सखाराम गणेश देवस्कर ने 1904 में बंगाल प्रकाश पर पुस्तक देशों कथा के माध्यम से नेहरू जी और रनावत के विचारों को प्रस्तुत किया था। तो एक किताब है देशेर कथा, जिसे सखाराम गणेश देवस्कर ने नेहरू जी और रनावत के विचारों को प्रस्तुत किया था। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में के.टी. साहब, वी.सी. काली, सी.एम. वकील, डी.एम. गडकरी, ज्ञानचंद, वी.के. आरबीटी, रामवड़िया मर्चेंट जैसे कई अकादमिक शस्त्रों उनके प्रचनों का स्मरण किया। दिन ब दिन सैकड़ों हाजिर जवाब बाबू उनके अंग्रेज अत्याचारों के खिलाफ अपने क्रोध से बेहद तीक्ष्ण प्रभावी संचलन के माध्यम से सामने रख रहे हैं। जिस प्रकार इसमें कोई शंका नहीं है, इन अखबारों को पढ़ने वालों के मस्तिष्क में गंभीर विश्वास कि हम समस्त मानव जाति के शत्रुओं और विशेष रूप से भारत की। लॉर्ड डॉल्फिन ने 1886 में समाचार पत्र प्रकाशित सामग्री पर राष्ट्रवादी उपगम के सामाजिक सुधार आंदोलन को उचित स्थान दिया, लेकिन इस ओर उनका दृष्टिकोण आलोचक नहीं रहा। इस बार उन्होंने अक्सर
निम्न जातियों और जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्ति आंदोलन की उपेक्षा की। उन्होंने ऐतिहासिक विकास में भारत का उत्कृष्ट सिद्ध करने का प्रयास से भारतीय समाज संस्थाओं को ऐतिहासिक मूल्य को उपेक्षा कर दी। कुल मिलाकर उगम के आर्थिक सामाजिक संस्कृति इतिहास की उपेक्षा की। मार्क्सवादी उपगम, ये मेरे हिसाब से मार्क्सवादी उपगम इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान से पढ़ें। भारत में मार्क्सवादी उपगम की शुरुआत रजनी पाम दत्ता के इंडिया टुडे और AR देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म से हुई। मूलतः इंग्लैंड स्थित प्रसिद्ध प्रकाशन समूह लेफ्ट बुक क्लब के लिखी इंडियन टुडे पहली बार 1940 में इंग्लैंड से प्रकाशित हुई, जिसमें 1947 में भारत में प्रकाशित किया गया। AR देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पहली बार 1948 में प्रकाशित हुई। मार्क्सवाद ने उल्लेखनीय रूप से भारतीय इतिहास लेखन की अधिकांश प्रवृत्ति को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया। भारतीय इतिहास के सभी क्षेत्रों में चाहे इसे कार्य विषम द्वारा विभाजित करें, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों ने इतिहास लेखन का मार्ग दिशा का परिवर्तन किया। औपनिवेशिक साम्राज्यवादी उपगम की तरह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक स्वामी पर अधीन लोगों के हितों के बीच प्रारंभिक संघर्ष में विरोध को स्पष्ट रूप से देखा। राष्ट्रवादियों के समान वे भारतीय समाज के विभिन्न कार्यों में लोगों के बीच प्रति भी पूरी तरह से सजग थे। हालांकि उनमें से कुछ विशेष रूप से रजनी पाम दत्ता प्रारंभिक समाजवादी विरोधी संघर्ष का द्वितीय विरोध के विचारों को समाप्त करने की पूरी तरह सफल रहे। उन्होंने अपने विरोधी संघर्ष को वर्ग या सामाजिक संघर्ष से संतुलित करने का प्रयास किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को संक्षिप्त रूप में देखने का प्रयास किया और उसके व्यक्तिगत संगठन रूप की अपेक्षा की। AR देसाई ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को 5 चरणों में निरूपित, जहां प्रत्येक चरण एक विशेष समाज वर्ग पर आधारित था, जिसने समर्थन और स्थापना की। एक है अधीनस्थ उपागम, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सबैल्टर्न अप्रोच। अधीनस्थ या उपरस्थ उपरम ऐसे विवरणों की श्रृंखला है जिसे शुरू में रंजीत गुहा के संप्रदाय को प्रकाशित किया गया। अधीनस्थ उपगम की शुरुआत मौजूदा इतिहास लेखन के आलोचना में 1980 में दशक में हुई थी। इसमें अपने मुख्यत्व के माध्यम से हमने ऐतिहासिक उपगम को लोगों को आवाज की अपेक्षा करने का आरोप लगाया। शुरू से ही अधीनस्थ उपगम के स्पष्ट की भारत इतिहास लेखन की सभी परंपरा को झुकाव अभिजात को तरफ, अंत में पक्षपाती अधीनस्थ इतिहासकारों के दृष्टिकोण औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में मूलभूत विरोध एवं संघर्ष एक कुलीन दूसरे परिषदों के बीच में था। उपनिवेशिक साम्राज्यों के बीच में विश्वास है कि भारतीय कभी एक साम्राज्य विरोधी संघर्ष में एकजुट नहीं थे। इसके बावजूद वे मानते थे कि दो विभिन्न आंदोलन धाराएं थी। एक परिषद को वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी धारा, दूसरी कुलीन झूठी राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा धारा। कुलीन धारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधारित नेता के कुलीन में भी शक्ति के लिए संघर्ष करने वाले झुंड में थोड़ा अधिक थी। हालांकि अधीनस्थ उपासित संप्रदाय को जिसने शुरू में आम लोगों के दृष्टि इतिहास लिखने की जरूरत दिखाई, लोगों को स्वयं की संरचना आधारित था, लेकिन वे ऐसे नवीन स्रोतों को खोज नहीं कर पाए जो लोगों के अवधारणाओं को अधिकारिक प्रतिबंध कर सके। उसके नवीन लेखन में अपने पुराने कुलीन सूत्रों पर आधारित था। राष्ट्रीय संप्रदायवादी उपगम, राष्ट्रीय इतिहासकारों ने भारतीय सांप्रदायिक इतिहासकारों में भी स्वयं मध्यकालीन भारत और औपनिवेशिक काल के पाठ्यपुस्तकों के औपनिवेशिक इतिहास लेखन का पूरी तरह सीमित कर लिया। भारतीय संप्रदाय इतिहासकारों द्वारा नियमित समीकरण इतिहासकारों और प्रशंसकों के लेखन में ढूंढा जा सकता है। इसमें बिपिन चंद्र द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ इतिहासकारों द्वारा विलंब से शुरू कई नवीन प्रवृत्ति जिसके सेट कर लें द्वारा उपासित उपगम के रूप में विवेचित किया गया। पूर्व के सभी ऐतिहासिक लेखनों के नकार दिया, जिसमें कुलीन इतिहास लेखन के रूप में नक्सलवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित इतिहास लेखन भी शामिल है, और इस पुरातन दिशाहीन इतिहास के लेखन को प्राचीन उपागम से स्थापित करने का दावा किया। विपिन चंद्र की कुछ पंक्तियां इसमें दी गई हैं। संप्रदायवादी स्कूल के अनुसार भारत का मध्यकालीन इतिहास हिंदू मुस्लिम मतभेद संघर्ष की एक लंबी कहानी थी। हिंदू और मुस्लिम स्थायी रूप से शत्रु समूह से विभाजित थे, जिनके पास संबंध कड़े शत्रु विरोध अतिवासी थे। यह विचार न केवल इतिहासकारों के लेखन में प्रतिबंधित हुआ, अपितु संप्रदाय राजनीतिक नेताओं के हाथों में आकर अधिक रूप ले लिया। इसके अलावा यह विचार प्रसारित किया गया मध्यकालीन भारतीय मुसलमानों के शासन वर्ग का निर्माण किया तथा हिंदू शासित अधीन एवं पराधीन थे। कैम्ब्रिज स्कूल उपगम, कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच। कैम्ब्रिज संप्रदाय स्कूल का मत है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज मूलतः क्षेत्रीय या लंबवत भागों द्वारा सिद्धांत होगा। स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरदारों के बीच गुटी शत्रुता एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा भारतीय राजनीति का सीमांकन किया गया। इस प्रकार उनके मतानुसार औपनिवेशिक शासन के अधीन मूलतः साम्राज्य के भारतीयों के बीच नहीं था, तो भारतीयों के बीच था। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भारतीयों के संघर्ष का परिणाम नहीं था, परंतु अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लाभों प्राप्त करने के लिए भारतीयों के बीच संघर्ष का फल था। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महान विचारों से प्रेरित नहीं थे, बल्कि इसके पश्चात मिलने वाले भौतिक लाभों द्वारा शक्ति से प्रेरित थे। इस प्रकार कई इतिहासकारों को विद्वान द्वारा इस आधार पर आलोचना की है कि तत्वों को मानव व्यवहार से हटाकर देखता है, राष्ट्रवाद को पारिवारिक राजनीतिक स्तर पर ले जाता है। उत्तरवादी विभाग साम्राज्य उपनिवेश का प्रचलन 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ एवं अफ्रीका से 1990 का ड्रेविस एवं हेक्टर वैन 1906 को लेकर मार्क्सवादी उपागम उदारवाद और मनुष्य का दृष्टिकोण प्रश्न उठाना शुरू किया। इस उपागम के प्रस्ताव तर्क देते हैं कि आर्थिक शोषण पूरी तरह से अंग्रेजों के लिए फायदेमंद नहीं था। औपनिवेशिक क्षेत्रों के ब्रिटिश औद्योगिकरण वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध बाहरी देशों व बाजारों में पूरी निवेश, भारत में रेल परिवहन की व्यवस्था करना, ब्रिटेन में घरेलू निवेशों तथा नवीन उद्योग विकास को प्रभावित कर सकता था। नारीवादी उपगम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से देखो। इतिहास लेखन में लगभग सभी मुख्य प्रवृत्ति औपनिवेशिक से लेकर अधीनस्थ उपगम। इतिहास में महिलाओं की वास्तविक स्थिति, भूमिका, दर्जा एवं स्पष्ट करने में असफल नहीं। महिलाओं के इतिहास लेखन का आरंभ 1970 के महिला आंदोलन माना जा सकता है, जिसमें भारत में महिलाओं के अध्ययन के अभ्युदय हेतु संदर्भ दो आवेदन प्रदान किया। आप इसमें क्लास सिक्स में आप उठाओगे ना हिस्ट्री किताब, उसमें भी अमेरिका में भी USA में महिलाओं का आंदोलन चला था, जिसमें वो वोट डालने के उनको अधिकार नहीं था। उसके बारे में आप जानते लगभग उसी के समान भारत में भी महिला इतिहास की शुरुआत 1970 के दशक से शुरू हुई, क्योंकि कई नारीवादी बुद्धिजीवियों ने स्वयं को बलात्कार, दहेज एवं हिंसा के बहुत शक्तिशाली आंदोलनों स्वयं को में संलग्न किया। महिलाओं के प्रति लेखन
बी आर नंदा द्वारा स्थापित इंडियन वुमेन फॉर द मॉडर्निटी जैसे कार्य शुरू किया। उपनिवेशिक काल में भारतीय महिलाओं की अत्यंत दयनीय स्थिति को पंडित रामाबाई द्वारा लिखित द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 887 को कैथरीन मेयो द्वारा लिखित द्वारा इंडिया मदर इंडिया 1927 को दर्शाया। भारतीय सभ्यता में महिलाओं की स्थिति और दर्शा समृद्ध लेखक पी सी ला वुमेन मॉडर्निस्ट लिटरेचर 1927 बी आर हॉनर वुमेन और सिविलाइजेशन फ्रॉम द प्रोडिस्टिक टाइम्स टू द प्रोजेक्ट 1938 में प्रमुख है। इसके साथ आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ।